नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। आज निश्चित तौर पर देश बहुत दुखी है और देश इसलिए भी दुखी है क्योंकि आपको पता है कि पहलगांव में क्या हुआ है और जहां तक पहलगांव में जो हादसा हुआ है उसमें बिहार का एक अधिकारी, जी हां, सेक्शन ऑफिसर भी शहीद हुए। तो निश्चित तौर पर बिहार में भी इसको लेकर के काफी ज्यादा माहौल गमगीन है। जहां तक बिहारी ऑफिसर शहीद हुए हैं उसके बावजूद देश के इतने लाल पहलगांव में शहीद हुए, उनकी हत्या कर दी गई और जिस बर्बर तरीके से हत्या की गई, निश्चित तौर पर पूरे बिहार में, पूरे देश में माहौल गमगीन है। तो हमारी ओर से उनको श्रद्धांजलि है और प्रधानमंत्री जो कि कल बिहार की यात्रा करेंगे, बिहार जा रहे हैं, कानपुर की यात्रा उन्होंने रद्द कर दी है, तो बिहार पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर बिहार पहुंचने के बाद बहुत तरह की बात तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन बिहार की राजनीति किस ओर जा रही है, जहां तक हम इसकी बात करें तो इस पर पक्ष और विपक्ष लगभग एकजुट दिखाई पड़ा है। आपको बता दें कि विपक्ष ने भी इसकी भर्त्सना की है और साथ ही कहा है कि बिहार के एक ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर शहीद हुए। लेकिन एनडीए के भीतर क्या चल रहा है? पिछले कुछ दिनों में हमने महागठबंधन की खूब चर्चा की, पर एनडीए के भीतर क्या चल रहा है? चिराग पासवान बिहार के पॉलिटिक्स में रुचि लेने लगे। वो कब उतरेंगे, ये भी एक पहेली है। तरह तरह की बातें चल रही है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी उनका इस्तेमाल साल 2020 की तरह कर सकती है, पर इस बात में दम है क्या? हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने कड़ी शर्त रख दी है। मेरी जानकारी के मुताबिक, सूत्रों ने जो मुझे जानकारी दी है, पिछले दिनों जब बीजेपी के केंद्रीय नेता, जी हाँ, जो कि बिहार से ही है, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, आप जान लीजिए भीखू भाई दलसानिया, कई नेता में मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे, मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के दरमियान क्या बात हुई थी? मेरी जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार 123 कम से कम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और जब आप जेडीयू के कुछ बड़े नेताओं से बात करेंगे जो उनके क्वार्टरी के हैं, वो भी कहते हैं कि नीतीश 123 से कम पर नहीं मानने वाले। और नीतीश कुमार ने ऐसी शर्त बीजेपी के सामने रख दी है। सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी नीतीश के ऐसे शर्त को मानेगी? मेरी जानकारी में बीजेपी जब नीतीश को कन्फ्रंट करने लगी, कहने लगी कि आप तीसरे नंबर की पार्टी हैं, आपकी पार्टी की स्थिति क्या है, तो नीतीश काफी नाराज हो गए, ऐसा कहा जा रहा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि वाकई अगर नीतीश नाराज हो गए हैं तो किस तरीके का सीटों का बंटवारा एनडीए के भीतर होगा? यह भी एक गंभीर सवाल है। एनडीए क्या उस तरीके से सीट बांटेगी, बीजेपी उस तरीके से सीट बांटेगी जैसा नीतीश कुमार चाहते हैं? क्योंकि मेरी जानकारी में, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, नीतीश कुमार ने साफ मैसेज दे दिया कि 123 पे हम लड़ेंगे, बाकी पे आप जानिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो, चाहे एलजेपीआर हो, मतलब चिराग पासवान की पार्टी हो, इन सबको अकोमोडेट आप करिए। तो नीतीश की सोच के पीछे वजह क्या है? और जब उनके सुपुत्र निशांत किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो वो भी मांग रख देते हैं कि पिताजी को मुख्यमंत्री की घोषणा, पिताजी के नाम की घोषणा कर दी जानी चाहिए। पिताजी ने अच्छा काम किया है, अगले 5 साल तक वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। मतलब बेटे भी अब सामाजिक कार्यक्रम में जा रहे हैं और राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। तो आखिरकार जेडीयू की रणनीति क्या, इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त, जी हाँ, उनमें से एक हैं विनय कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। श्याम किशोर चौबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। राम बंधु वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले
मैं रामबंधु बस जी के पास जाना चाहूँगा। रामबंधु बस जी, निश्चित तौर पर बिहार भी उसी तरीके से गमगीन है जैसे पूरा देश गमगीन है। बिहार ने भी अपना एक लाल खोया है। सेक्शन ऑफिसर थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते थे। उन्होंने बड़े ही हिम्मत से अपने परिवार, अपनी वाइफ और अपने बच्चे को उस तरफ भागने को कहा जिस तरफ गोलियों की आवाज नहीं आ रही थी। मतलब जिस तरफ गोली की आवाज आ रही थी उसके जस्ट अपोजिट साइड में अपनी पत्नी और अपने बच्चे को भागने को कहा और खुद वो शहीद हो गए, उनकी हत्या कर दी गई। तो बिहार में क्या जो पहलगांव में हुआ है, मैं चाहूंगा कि थोड़ा उसके बारे में बात करें, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। जी बिल्कुल। बिहार में सभी बिहारियों की आंखें इस वक्त नम है। बिहार ने अपना एक अधिकारी भी खोया है और इसमें 26 लोगों की जानें गई हैं। तो उन लोगों को लेकर के भी बिहार के लोगों में एक आक्रोश भी है। और इस्लाम में जिहाद हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान जिस इस्लाम को जी रहा है उसमें केवल जिहाद है। और ये बात सभी बिहारी और हम सभी हिंदुस्तानी समझते भी हैं। ये बहुत ही कठिन वक्त है। और वो आईबी के अधिकारी थे। उनको ये अनुभव था कि गोली जिस ओर से चलाई जा रही है तो उसके विपरीत दिशा में वो अपनी पत्नी, अपने बच्चे को भेज दिए। जो वहाँ और लोग थे जो दूसरे राज्यों के थे, जो सिविलियन थे, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाए। उनमें कई लोगों की जान भी चली गई। एक तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें पति के शव के बगल में एक उसकी विलकती हुई पत्नी बैठी हुई है। बिहार में भी ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो बिहार पूरे देश के साथ इस समय गमगीन भी है और आक्रोशित भी है। और बिहार में जो विपक्षी पार्टी है, तेजस्वी यादव जी भी हैं, वो भी बोले हैं कि हम सरकार के साथ हैं। तो इस विषय को लेकर के कोई राजनीति हो नहीं रही है। अगर आप छिटपुट सोशल मीडिया में जो तथा कथित बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग इस तरीके के सवाल, जो एक सोशल मीडिया में आ रहा है कि जाति नहीं धर्म पूछ के गोली मारी गई, तो इसका काउंटर करने के लिए भी कुछ लोग हैं, लेकिन वो छिटपुट लोग हैं। उन लोगों को कोई नोटिस नहीं कर रहा है। और ये इस वक्त हर कोई इस बात को समझ रहा है कि ये धर्म के नाम पे हिंसा पाकिस्तान की साजिश होती है। और हिंदुस्तान इतना कमजोर भी नहीं है कि पाकिस्तान की किसी साजिश से वो आपस में बट जाए। और ठीक ठीक है, ठीक है। जहां तक बात, हाँ, बोलिए बोलिए। जी जी, रामबंधु जी बोलिए आप। जहां तक बात, जी जी जी, जहां तक बात नीतीश कुमार जी का है, तो बिहार की जो राजनीति है उसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं। चिराग पासवान का जो बयान है कि वो केंद्र से ज्यादा राज्य की चुनाव में दिलचस्पी रखते हैं, इसके भी संकेत हैं। और जीताराम मांझी ने भी वक्फ बोर्ड में जो एक नियम है कि उसमें गैर मुस्लिम को सदस्य बनाया जाएगा उसके बोर्ड में, इसको लेकर के भी बीजेपी पे हमलावर हुई है। वो हमलावर तब हुई है जब उससे पहले चिराग पासवान ने बिहार में राजनीति करने की दिलचस्पी रखी थी। जो उनके अरुण भारती हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं, वो मीडिया के सामने बोल भी दिए हैं। और उनके पार्टी के कई नेता बोल रहे हैं कि उन्हें बिहार में आना चाहिए, उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मतलब उनकी पार्टी के नेता और उनके पार्टी के कई पदाधिकारियों की ओर से उनके मुख्यमंत्री बनने की बात कही जा रही है। लेकिन चिराग पासवान अभी तक चुप हैं। और इस पे प्रशांत किशोर जी का भी एक बयान आया है कि चिराग पासवान को बिहार में आना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो केंद्र की राजनीति छोड़ करके बिहार आएंगे। चिराग पासवान दलित समाज के का जो बहुसंख्यक पासवान समाज है उसके नेता हैं। और वो एक महत्वाकांक्षी नेता भी रहे हैं। पिछले चुनाव में भी वो विधानसभा चुनाव में भी अलग लड़े थे। हालांकि उनका यूज कर लिया गया। राजनीति में यूज कोई तभी करता है जब आप यूज होने लायक रहते हैं। अपने हिस्से की राजनीति को छोड़ करके जब आप दूसरे के हिस्से की राजनीति करते हैं नहीं, तभी पर कोई यूज वो करता है। बात ठीक है, पर विनय जी, चिराग पासवान कब आ रहे हैं बिहार की राजनीति में? अगर आते हैं तो कब आ रहे हैं? क्या इस चुनाव से पहले आ जाएंगे? क्या इस चुनाव में कूदेंगे क्या? देखिए, जहां तक चिराग पासवान का सवाल है तो चिराग पासवान तो बिहार में राजनीति करते ही है। उनकी जो पार्टी है लोक जनशक्ति रामविलास, तो वो तो नहीं बिहार नहीं, की वो पार्टी है। विधानसभा चुनाव तो की बिहार की राजनीति करेंगे क्या?
विधानसभा की, वो केंद्र की राजनीति करते हैं। मेरा पूछने का मतलब ये है कि क्या वो मुख्यमंत्री बनने के लिए कूदेंगे, प्रदेश की राजनीति करेंगे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, जहां तक चिराग पासवान का है कि वो तो उनकी पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसके तमाम नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। और हर पार्टी, ये कोई बुरी बात नहीं है, हर पार्टी के नेता अपने नेता की अपेक्षा करता है कि वो बड़ा से बड़ा पद पाए, क्योंकि अगर बड़ा पद पाएंगे तो उनके कार्यकर्ताओं का भला होगा, उनके कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होगा। तो बिहार में जो इस समय एनडीए का चेहरा है, उसमें सबसे बड़ा चेहरा तो चिराग पासवान दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे भी उनका स्ट्राइक रेट बिहार में 100% है, झारखंड में भी 100% नहीं उनका नहीं, तो स्ट्राइक रेट आपकी रहा। जानकारी है तो ये विधानसभा चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान? नहीं, देखिए, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे तो उनकी पार्टी फैसला करेगी। पार्टी तय करेगी कि अगर उनको लड़ना है तो लड़ेंगे। कोई जरूरी नहीं है मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा का चुनाव ही लड़ा जाए। विधानसभा, नीतीश कुमार तो जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े, और अपने पूरे कार्यकाल में नीतीश कुमार केवल 2 बार विधानसभा का चुनाव जीतने में कामयाब हुए। नहीं देखिए, ये सारी बातें ठीक है विनय जी, हम ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अब हम आपको एक बात बता दें। बीजेपी के कुछ नेता नीतीश कुमार से मिलने गए थे, उसके बारे में मीडिया में चर्चा नहीं हो पाई। मेरी जानकारी में नीतीश कुमार ने कम से कम 123 सीट का दावा कर दिया कि 123 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। और जब हम 123 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, चूंकि बीजेपी के भीतर से ही कोई ना कोई बोल देता है कि इस बार मुख्यमंत्री ये बनेंगे वो बनेंगे, कोई कह देता है कि भाई जेडीयू को हरा करके एनडीए की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री कोई और होगा। नीतीश कुमार किसी भी तरीके से सीटों की संख्या इतनी चाहते हैं कि कोई कितना भी मशक्कत कर ले, उनकी सीटें 70, 75, 60, 62 रहे ही रहे और वो मुख्यमंत्री के दावेदार बने रहे, उनकी कुर्सी छीने नहीं। बहरहाल उनके दिलो दिमाग में जो भी है, मेरे सूत्र बताते हैं कि 123 सीटों की डिमांड उन्होंने रख दी। जब उनको यह बताया गया कि आपकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, तो वो बड़े जोर से उखड़े, नाराज हुए। उन्होंने कहा मुझे भी पता है हमारी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी कैसे बनी है। उसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी चुप रही, बीजेपी के नेता सुनते रहे, ये कहा जा रहा है। भिखू भाई दलसानिया भी उस मीटिंग में थे, सम्राट चौधरी थे, नित्यानंद राय थे और कई बीजेपी के बड़े नेता थे। अब सवाल उठता है कि उस मीटिंग के बाद से ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि चिराग पासवान भी चुनाव लड़ेगी। तो एक गलियारे में यह चर्चा हो रही है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को काउंटर करने के लिए चिराग पासवान को मैदान में उतार रही है। कुछ इस तरह की घटना घटने जा रही है, क्योंकि आप 2020 को याद करें, नीरज कुमार ने बयान भी दिया है कि जेडीयू अभी भी नहीं भूली है 2020 में क्या हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि ये शह मात का खेल एनडीए के भीतर भी जारी है। जो बीजेपी इस तरीके की प्लानिंग से चल रही थी कि बराबर की सीटों पर लड़ेंगे या एक आध सीट सिंबॉलिकली जेडीयू ज़्यादा लड़ सकती है, उस बीजेपी के सामने जेडीयू ने प्रपोजल दे दिया है कि हम कम से कम 123 पे लड़ेंगे। और अब उनके सुपुत्र भी सामाजिक प्रोग्राम में जाते हैं, शादी में जाते हैं, कह देते हैं एनडीए क्यों नहीं पिताजी को मुख्यमंत्री बना रहा है, घोषित कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये सारी बातें साफ साफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कोई दबाव में नहीं है। नीतीश उल्टा एनडीए में बीजेपी पर जोरदार दबाव डाल रहे हैं और बीजेपी भयानक दबाव में। क्या कहते हैं आप विनय जी? नहीं, देखिए, सारी बातें सत्य है, लेकिन नीतीश कुमार पहली बार चुनाव लड़े थे 1977 में एमएलए का। जनता लहर में भी चुनाव हार गए थे नीतीश कुमार, फिर 80 में भी हार गए थे असेंबली का चुनाव। पहली बार वो 85 में विधायक बने, यानी 77 से ये चुनावी राजनीति में नीतीश कुमार हैं और आज तक तो राजनीति में है, चुनावी राजनीति में। ठीक है, इस समय विधान परिषद से जाते हैं जीतकर,
तो पिछले 48 सालों का अगर देखिएगा उनका ट्रैक रिकॉर्ड, तो नीतीश कुमार की पार्टी 2 बार अपने स्तर से चुनाव लड़ी बिहार में। एक बार लड़ी 1995 नहीं, में। वो आप पास नीतीश की कुमार- बात कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। 123 सीट मांगने का मतलब आप एनडीए गठबंधन बना रहेगा, तो चिराग उनको काउंटर नहीं, करने मेरा ये उतर कहना है रहे कि हैं, गठबंधन- बीजेपी खेल कर रही है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? नहीं, गठबंधन का सवाल नहीं। गठबंधन में तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आप मांग सकते, मेरा ये कहना कि नीतीश कुमार 200 से ज्यादा सीटों पर या 300 सीटों पर लड़ चुके हैं चुनाव। 7 सीट आया था इनको 95 में, और जब 14 में लड़े थे 40 लोकसभा सीट पर, तो 2 आया था। तो इसलिए नीतीश कुमार के लिए मजबूरी है गठबंधन की राजनीति में रहना, चाहे वो गठबंधन एनडीए के साथ हो, चाहे वो गठबंधन महागठबंधन के साथ हो। गठबंधन की राजनीति में ही नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे। अब जब गठबंधन की राजनीति है, तो यहां तो आपको तालमेल करना पड़ेगा। और जो अभी एनडीए का वर्तमान स्वरूप है, अब आज की ताकत में नीतीश कुमार वो स्थिति में नहीं है जो पहले हुआ करते थे। जिस तरह से चीजों को वो डिक्टेट करते थे, जिस तरह से स्टीयरिंग एनडीए के उनके हाथ में रहती थी, वो आज ताकत नीतीश कुमार की घटी है, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से भी वो। लेकिन ठीक है, नीतीश कुमार के पास वोट है, उनका भी अपना एक वोट बैंक है, लेकिन वो तभी है जब वो साथ में लड़ेंगे। और जब साथ में लड़ेंगे, तो जो तमाम पार्टियां हैं एनडीए गठबंधन में, सबको अपनी अपनी सीटें छोड़नी पड़ेगी, तभी गठबंधन हो पाएगा। अगर कोई भी पार्टी चाहेगी कि हमको मनमाफिक सीट मिल जाए, वैसा संभव नहीं है। मेरे जैसे लोगों को तो लगता है कि अगर जदयू को 100 सीटें मिलती है तो बहुत बड़ी बात होगी उसके लिए। 100 सीट अगर उनको मिल जाती है, क्योंकि गठबंधन में चिराग पासवान भी है, गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा भी है, गठबंधन में मांझी जी भी है, और इनकी ताकत को भी आप कम नहीं आंकिए। बीजेपी की भी ताकत को कम मत आंकिए, क्योंकि बीजेपी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, संगठन वाली पार्टी है, इनका सारा संगठन है। और उनके पास अमित शाह जैसे चुनावी राजनीति के विशेषज्ञ हैं, जो बिहार की कमान अपने हाथ में ले लिए हैं। इसलिए गठबंधन की राजनीति में नीतीश कुमार या उनके दल के लोग बार्गेनिंग में ठीक है अभी दावा करते होंगे कि 123 से कम नहीं, लेकिन मुझ जैसे लोगों को, जो हम लोग जितनी राजनीति समझते हैं और बिहार की पेचीदगियों को जानते हैं, उसमें लगता है कि 100 से ज्यादा सीटों पर गुंजाइश नहीं बनेगी इस गठबंधन में जदयू के लिए। आप ये कह रहे हैं कि 123 सीट की गुंजाइश नहीं, 123 सीट की गुंजाइश नहीं बनेगी जेडीयू के लिए, पर श्याम किशोर चौबे जी, जो ये कोएलिशन पॉलिटिक्स है, नीतीश कुमार इसके माहिर हैं, और इसीलिए वो तीसरे नंबर की पार्टी रहते हुए भी सीएम बने हुए हैं, और लगातार दोनों दल, बीजेपी हो और राष्ट्रीय जनता दल हो, उनको वेलकम करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आप यकीन मानिए, मैं पिछले 2 दिन बिहार में था, मेरी एक जेडीयू के बड़े नेता से बात हो रही थी। उनका कहना था कि मानेंगे तो मानेंगे, नहीं तो ठीक है। मतलब मैं पूछा ठीक का मतलब क्या है, आप आरजेडी के तरफ चले जाइएगा? तो उन्होंने हंस के कहा, हम क्यों जाएंगे, वो खुद दौड़े आएंगे। तो सवाल ये है कि जिसके पास ये विकल्प हो, और हमें हंसी आ रही थी जिसके पास अभी भी ये विकल्प हो, ठीक है, हम ये मानते हैं बीजेपी बहुत खुश हो रही होगी कि भाई वक्फ संशोधन बिल पे नीतीश कुमार को साथ देना पड़ा, नीतीश कुमार मजबूर होंगे, लेकिन नीतीश कुमार सीटों के बंटवारे को लेकर के कहीं मजबूर दिख नहीं रहे हैं, अपनी शर्तों की बात कर रहे हैं। भी देखिए, अभी कोई मजबूर नहीं है। नीतीश कुमार को ही क्यों ले रहे हैं? अब जीतन राम मांझी को क्यों नहीं लेते हैं? वो भी तो 20 सीटें मांग रहे हैं। जैसे उधर इंडिया ब्लॉक में जैसे निषाद 60 सीटें मांग रहे हैं। तो अभी मांगने में क्या है? कहावत है ना कि जब मन लड्डू ही खाना है तो एक क्यों खाएंगे, पूरी परात का ही लड्डू खा लेंगे। नीतीश कुमार 123 न मांगेंगे तो क्या करें? बेचारे बोल देंगे कि हाँ, हम 80, 90 या 100 सीट में लड़ेंगे, ये तो कहेंगे नहीं। पिछली बार 122 सीटें मिली थी गठबंधन में, जिसमें से 7 इन्होंने हमको दिया था,
और बाकी लड़े थे 115 पे और 43 पे सिमट गए। इसके पहले देखिए 2014 में इनको 72-73 सीटें मिली थी। तो ग्राफ तो इनका गिरा है और बेशक इन्होंने कुछ पॉलिसीज बहुत अच्छी लागू की महिलाओं को आकर्षित करने के लिए, महिला वोटर्स को आकर्षित करने के लिए। जैसे आपका वो 35% महिलाओं का आरक्षण नौकरियों में, या फिर एक और दीदी योजना जैसी कुछ चीज इन्होंने लागू की थी। तो वो पॉलिसीज अलग होती हैं और चुनाव के समय, चुनाव के पहले, अभी तो काफी टाइम है, कुछ दिनों पहले तक यही शोर इंडिया ब्लॉक के लिए था कि ये नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा, इतना मांग रहा है, उतना मांग रहा है। अल्टीमेटली वो थोड़ा अब लग रहा है कि वो लोग एक टेबल पे आ गए हैं। सीटों का हालांकि पेच अभी वहां भी फंसा हुआ है, लेकिन यहाँ तो और फंसेगा इसलिए कि विजय, आप देखिए लोकसभा चुनाव, आप जो चिराग पासवान की बात चल रही है, मेरी समझ से क्यों चल रही है? अकारण नहीं चल रही है। पिछली बार अभी जो लोग पिछली जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी और जेडीयू दोनों 12-12 सीटें ले आई और चिराग पासवान की 5 सीटें आई। तो उनका हौसला तो बुलंद है और बीजेपी तो पीठ ठोकेगी। आपने सही कहा, बीजेपी ने भी, आपने जो कहा, मतलब मैं सही इसलिए कह रहा हूं कि ठीक वही बात आपने नहीं कही, लेकिन प्रकारांतर से वही बात थी कि बीजेपी तो उनको सामने लाएगी ना, ताकि नीतीश का हौसला थोड़ा डाउन हो। और डाउन में जाएंगे, भले ही इनके सुपुत्र जो बोल रहे हों। और मैं तो तुलना कर रहा हूं झारखंड से। पिछले लोग विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार चंपाई सोरेन जेएमएम से भाग के आ गए थे बीजेपी में, इसीलिए आए थे ना कि अपने बेटे को भी तरजीह देवें। बड़ा सबसे बड़ा कारण यही था कि बेटे को की लॉन्चिंग हो, लेकिन बेटा तो नाकारण निकला, हार गया। यहाँ भी अब जो चर्चा है उसमें है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं, धीरे धीरे उसको ला रहे हैं रास्ते पे। नीतीश कुमार नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, धीरे धीरे ला रहे हैं, सामाजिक हिस्सेदारी बढ़ रही है, राजनीतिक हिस्सेदारी की तैयारी चल रही है। रामबंधु बस जी, आपको लगता है कि नीतीश कुमार अभी भी इस हैसियत में है कि 123 सीटें वो मनवा कर रहेंगे, या इतनी सीटें मांगे हैं ताकि 110, 115 तो मिल ही जाए कम से कम? ये एक बार्गेन करने का तरीका होता है, रहेंगे वो एनडीए में ही, कहीं और नहीं जाएंगे, आपको ये दिखाई पड़ता है? जी देखिए, 123 सीटें वो मांगे हैं, लेकिन बीजेपी का इन दिनों आप देखिए कि वो कुर्मी एकता रैली पहले पटना में करवाई है, अब नालंदा में करवा रही है। तो जिस तरीके से बीजेपी का अपना एक प्लान है नीतीश के जनाधार को लेकर के, वो इससे पहले हम लोगों को लगता था कि सम्राट चौधरी की इमेज को बीजेपी उभार रही है, लेकिन अब सम्राट चौधरी के साथ साथ कुर्मी नेताओं की भी छवि को उभार रही है। यानी बीजेपी के अंदर एक नीतीश के बाद कौन नेता होगा, इसके लिए बीजेपी अब सतत प्रयासशील है, सम्राट चौधरी के जरिए भी और नई जो रैलियां हो रही हैं उनके जरिए भी। तो बीजेपी अब उनके जनाधार पे नजर गड़ाए हुए है। इससे खलबलाहट है जदयू में इन रैलियों का, इन जातिगत रैलियों का, जो नीतीश के हिस्से की जो जातियां हैं उससे खलबलाहट है। इसी का ही परिणाम है कि वो आधे से अधिक सीटों की दावेदारी कर रहे हैं, 123 सीटों की दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शेष आधी सीटों में ही बीजेपी और सारे घटक दल सिमट के रह जाएंगे। और जीतन राम मांझी का जो बयान आया, उससे पहले चिराग पासवान का बयान आया था। तो जो ये इनके जो घटक दल हैं, इन लोगों का बयान भी कहीं ना कहीं बीजेपी और जदयू की जो रणनीतियां हैं उनसे जोड़ के देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो उस नेता का अपना बयान है। तो बीजेपी में और जदयू में सीटों को लेकर के जब बातचीत की दौर फिर से शुरू हुई है, तो एक तनातनी की स्थिति है। इसमें जदयू जो है अपनी शर्तें बीजेपी के पास रखी है। अब बीजेपी उतनी सीटों को लेकर के, तो वो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ऐसा कोई ठोस कारण देखती है कि नीतीश कुमार को वो सीटें दे पाए। दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास अब जदयू के और भी कई प्रभावशाली नेता हैं, जिनके जरिए वो आखिर मतलब समय बीतने के बाद कुछ महीनों के बाद आप देखिएगा कि वो तालमेल बिठा लेगी
और बीजेपी जितना चाहती है उतने पे जदयू को समेटने में मुझे लगता है कि वो सफल हो जाएगी। नहीं, पर तालमेल जदयू की तालमेल तालमेल बिठा लेगी राम बंदोबस्त जी। पर सवाल यह है, जेडीयू में जो कुछ है नीतीश कुमार हैं, जो जिससे भी बीजेपी तालमेल बिठाती है नीतीश कुमार उनको साइड कर देते हैं। देखिए, पहले आरसीपी सिंह पर आरोप लगा कि वो बीजेपी के गोद में बैठ गए, नीतीश कुमार उनको साइड कर दिए। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश का भरोसा जब तक जेडीयू में जिस लीडर के साथ है वो बना रहता है, नीतीश नाराज होते हैं, उस लीडर को हटना पड़ता है। इन दिनों ललन सिंह बहुत चर्चा में। अब ललन सिंह को आपको याद है कि एक बार ललन सिंह को पार्टी छोड़ना पड़ा था, वो जेडीयू छोड़ करके अलग हटे थे, कांग्रेस में गए थे, फिर वापस ललन सिंह को जेडीयू में आना पड़ा। और अभी कल परसों जब नीतीश ललन सिंह से मिलने उनके घर पर चले गए तो इसकी चर्चा भी बड़ी जोरों से होने लगी कि आखिरकार ललन सिंह को क्या कहने गए नीतीश। ललन सिंह इन दिनों प्रधानमंत्री के बड़े प्यारे हो गए हैं, तो क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच ललन सिंह ही सेतु का काम कर रहे हैं? तो ललन सिंह के जरिए नीतीश कुमार क्या पैगाम देना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री को, इसको लेकर के भी बड़ी चर्चा हो रही है, बहुत कुछ कहा जा रहा है। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री की यात्रा कल है, ललन सिंह का बयान था ना कि हर नेता जो चुनाव लड़ना चाहता है वो कम से कम 5,000 10,000 लोग को लेकर आए तभी टिकट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और ये बयान खूब चर्चा में आया था। सवाल उठता है कि एनडीए में केंद्रीय मंत्री, लेकिन नेता तो वो जेडीयू के हैं, पर जिस तरीके से इन दिनों वो प्रधानमंत्री मोदी की शान में कसीदे पड़ रहे हैं, जेडीयू के भीतर भी कहा जा रहा है कि अब हमारे नहीं, ये बीजेपी के हो गए। निश्चित तौर पे वो उनके बारे में, संजय झा जी के बारे में पिछले कई महीनों से जदयू के भीतर अब स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है। और वो लोग बीजेपी को सही मायने में अपना बेस्ट दे रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जितनी सीटें चाहते हैं उनमें वो लोग बीजेपी की ओर से ही वो नीतीश कुमार को ब्रीफ करने का काम करेंगे। देखिए, चलिए, बीजेपी की ओर से ब्रीफ करने का काम करेंगे, पर आपको लगता है विनय कुमार जी, अगर 123 सीट पर डॉक्टर संजय भी आ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पर विनय जी मैं आपके से ये सवाल ले लूं फिर उनके पास भी जाऊंगा, 123 सीट पर अगर नीतीश एडमेंट रहेंगे तो क्या ललन सिंह, संजय झा या और भी जो जेडीयू के दूसरी पंक्ति के नेता हैं जो कद्दावर हैं, वो नीतीश कुमार को समझा लेंगे कि नहीं, ये हमारी मांग जो है अनरीजनेबल है, या फिर वही बात करेंगे जो नीतीश चाहेंगे? देखिए पंकज जी, जब सीटों का बंटवारा होता है, एनडीए की बैठक होती है, तो उसमें ललन सिंह की बड़ी भूमिका होती है। और ये हम लोग शुरुआती दौर से देखते रहे। जब पहली बार एनडीए का गठन हुआ 96 में, जब तालमेल हुआ था बीजेपी और समता पार्टी का 96 में पहली बार, उस समय भी, या 98 में एनडीए सरकार जो बनी थी अटल जी की, उस समय भी 99 के चुनाव में, तो ये तालमेल में ललन सिंह की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और ललन सिंह ही सीटों के लिए हार्ड बार्गेनर माने जाते हैं। नीतीश कुमार नेता हैं, और इन पार्टियों में सबसे बड़ी बात क्या है कि जो नेता है वही, बाकी दूसरे लोगों की कोई बहुत हैसियत रहती नहीं है। लेकिन ललन सिंह अपनी एक हैसियत रखते हैं इस पार्टी में। और अब तक के इतिहास में सिर्फ एक ललन सिंह है जिनको नीतीश कुमार ने माफ किया है, यानी कि वो छोड़कर गए नीतीश कुमार, और फिर जब वापस नीतीश कुमार के साथ आए तो उनको नीतीश कुमार ने वही मान सम्मान देने का काम किया। क्योंकि पार्टी के लिए भी ललन सिंह संकट मोचक हैं, और प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम कल है वो ललन सिंह ही उनको आमंत्रित किए। उनका ही विभाग, पंचायती राज विभाग, उस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, और इस नाते उस कार्यक्रम की जिम्मेदारी ललन सिंह के कंधों पर है। ललन सिंह इस कार्यक्रम के माध्यम से ये एनडीए गठबंधन की ताकत को भी दिखाना चाहते हैं, अपना भी शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, और नीतीश कुमार के भी हाथ को मजबूत करना चाहते हैं। और इसका फायदा होगा जब सीटों का बंटवारा होगा, तो उस समय
ललन सिंह जब इनके पक्ष में, नीतीश कुमार के पक्ष में बैठेंगे मीटिंग में, तो इनके लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करेंगे। लेकिन एक चीज आपको समझना होगा, अभी के परिस्थिति में कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है। मुख्यमंत्री जो अभी जो स्थिति है वर्तमान में, उसमें नीतीश कुमार के ही नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, और अगर बहुमत आता है तो हो सकता है फिर नीतीश कुमार को ही बनाया जाए मुख्यमंत्री। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत होना कुछ है नहीं, पाना है नीतीश कुमार की पार्टी को। नहीं, और नीतीश कुमार की पार्टी भी ये अच्छी तरह जानती है कि अगर हम वो सारी बात ठीक है विनय जी, मैं चाहूंगा डॉक्टर संजय जवाब दें। भाई केंद्र में सरकार भी तो जेडीयू पे आधारित है ना, समर्थन पर चल रही है ना। अगर नीतीश 123 सीट पर एडमेंट रहते हैं तो बीजेपी को तो झुकना ही पड़ेगा। नीतीश शुरू से ही हार्ड बार्गेनर रहे हैं। क्या ये बात जो चल पड़ी है कि वक्फ संशोधन बिल पर नीतीश द्वारा समर्थन लेकर के एक तरीके से बीजेपी ने उनके पांव में जंजीर बांध दी है कि वो एनडीए से बाहर जा नहीं पाएंगे, हार्ड बार्गेन कर नहीं पाएंगे, अब बीजेपी के रास्ते पर ही चलेंगे? पर ऐसा आपको दिखाई पड़ता है क्या? वक्फ संशोधन पे समर्थन दिया, वक्फ बिल बन गया, कानून बन गया, पास हो गया, लेकिन उसके बाद जो हमारे सूत्र कहते हैं 123 सीट की डिमांड जेडीयू द्वारा किए जाने का मतलब यह है ना कि अभी भी नीतीश ये जता रहे हैं कि मैं आपको मदद दे रहा हूं, केंद्र में हमारे मदद से आपकी सरकार चल रही है और बिहार में हम जो चाहेंगे वही होगा। सीटों का बंटवारा हम जो चाह रहे हैं आप करिए, 123 हमको दीजिए और बाकी जो 120 सीट है उसमें आप सब लोग बांट लीजिए। उसमें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, एलजेपी, बीजेपी और भी जितने घटक दल हैं आप शामिल करिए, बांट लीजिए, पर हमको 123 सीट दीजिए। और नीतीश क्लियर कट ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश को मालूम है कि उनका स्ट्राइक रेट कम भी होता है, फिर भी सीटों की संख्या इतनी होगी कि मुख्यमंत्री का कुर्सी उन्हीं के पास रहे। देखिए, नीतीश कुमार जी हार्ड बार्गेनर तो हैं और 19 के लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा कि अपनी जीती हुई 5 सीटें बीजेपी को छोड़नी पड़ी, जिसको आर्म ट्विस्टिंग कहते हैं। वो 22 सीटें जीती हुई थी बीजेपी और बराबर बराबर पर ये दोनों लड़े थे। तो बीजेपी का वो ये भी देखे हैं। इस बार बीजेपी को ये पता है कि नीतीश कुमार के समर्थन से और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से हमारी सरकार चल रही है या टिकी हुई है। तो नीतीश कुमार जी एक बड़ा लाइन उन्होंने खींच दिया कि हमको इतनी सीटें चाहिए। बीजेपी चुप है, बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत हैं जो पहले आध्यात्मिक बात करते थे और कहते थे कि राजनीतिक बातों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। अब वो आकर के सार्वजनिक तौर पर बोल रहे हैं कि क्या मेरे पिताजी क्यों नहीं मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं, वो नाम ले लेकर के कह रहे क्या दिक्कत है, अगर इतने दिनों का अनुभव मेरे पिताजी के पास है तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे। और वो विकास 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। तो जेडीयू अब ऐसी स्थिति में नहीं है कि बहुत बैकफुट पर चली जाए। जहां तक ललन सिंह का सवाल है, जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में तो ललन सिंह के बारे में कहा जाता था कि तेजस्वी और लालू प्रसाद जी के सबसे करीबी थे ललन सिंह जी, और ललन सिंह जो चाहते हैं वही नीतीश कुमार करते हैं। लेकिन जिस समय नीतीश कुमार ने निर्णय लिया कि नहीं अब हमको फिर एनडीए गठबंधन में जाना है, तो वो तेजस्वी और लालू प्रसाद जी से रिश्ते ललन सिंह के कहाँ चले गए। ललन सिंह फिर नीतीश कुमार के साथ हो गए। कल नीतीश कुमार फिर कोई निर्णय लेंगे, ललन सिंह उनके साथ हो जाएंगे। ललन सिंह चाहे जितनी प्रधानमंत्री की तारीफ कर लें, वक्त पर जितना पार्लियामेंट में बोल लें, लेकिन ललन सिंह को जब निर्णय लेने की बात होगी और पार्टी का जब निर्णय होगा तो अकेले ललन सिंह क्या कर ले। तो जेडीयू अभी उस स्थिति में है और निशान तो आगे बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं कि नहीं इतनी सीटों पर हम लड़ेंगे। नहीं लड़ने का कहाँ सवाल उठता है, लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि 2010 का रिकॉर्ड भी अब तोड़ेंगे, ये निशांत कह रहे हैं।
कि 2010 से भी अच्छी स्थिति हमारी होगी यह 2025 के विधानसभा चुनाव। तो निशांत नहीं बोल रहे हैं, बल्कि निशांत से बुलवाया जा रहा है। निशांत माउथपीस बने हुए हैं। नीतीश कुमार चुप है, लेकिन सबको पता है कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कोई अपने मन से रोज कुछ बातें नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से सीएम हाउस का इशारा होगा तभी वो बोल रहे हैं। तो जेडीयू ने एक लिस्ट दे दिया कि इतनी सीटों पर हम लड़ेंगे। हालांकि उतनी सीटें बीजेपी इनको देगी नहीं, लेकिन बराबर सीटों पर लड़ने की बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है, जो फॉर्मूला पिछली बार भी इन लोगों ने तय किया था कि आप इतना पर लड़ लीजिए, हम इतना पर लड़ लें, और बाकी सीटें जो हैं। कल ही तो जीतन राम मांझी अमित शाह से मिलने गए थे। अमित शाह जी से मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात टल गई, क्योंकि अभी मामला पहलगांव का चल रहा है। प्रधानमंत्री जी भी कल झंझारपुर आएंगे कि नहीं आएंगे, इस पर भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि विदेश दौरा स्थगित करके वो देश लौट गए हैं और वहां पर भी लगातार उस पर बैठकें चल रही हैं। तो प्रधानमंत्री जी भी अभी पहलगांव, जम्मू कश्मीर, वो उनकी प्रायोरिटी में है। लेकिन जेडीयू को नाराज करके, जेडीयू को कहीं से भी नाखुश करके और बीजेपी बिहार में कोई समीकरण बना लेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। जेडीयू और बीजेपी नहीं, वो ठीक है, आपको नहीं लगता डॉक्टर संजय, लेकिन मैं श्याम किशोर चौबे जी से पूछना चाहूंगा, 123 सीट जेडीयू ले लेती है तो बसता 120 ही है ना। 120 में क्या एलजेपीआर को देगी, क्या राष्ट्रीय लोक मोर्चा को देगी, क्या जीतन राम मांझी को देगी, और कितने पे खुद लड़ेगी, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। बीजेपी भी तो लड़ना चाहेगी ना। अगर 120 बचता है तो बहुत होगा तो 90 पे लड़ना चाहेगी, तो भाई 90 पे लड़ना चाहेगी तो 30 सीट बचता है। 30 सीट में 25-30 से खुद कम पे चिराग पासवान नहीं लड़ेंगे। माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है कि भाई पार्टी चाहती है चिराग उतरे, अरुण भारती बोल रहे हैं। बीजेपी 80 पे जाती है, 25 पे अगर चिराग लड़ते हैं तो 105 बनता है, कुल मिलता है 15 सीट। 15 सीट पे क्या 7 सीट पे जीतन राम मांझी मान जाएंगे, और 7-8 सीट पे क्या राष्ट्रीय लोक मोर्चा मान जाएगी। तो इस तरह के कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि बीजेपी को कहा गया है, जैसा मेरे सूत्र बताते हैं, कि 123 पे हम लड़ेंगे, 120 पे आप जानिए कैसे बंटवारा करिएगा, ये सब आपके एलाइज हैं, आप तय करिए कैसे लड़ा जाएगा। तो जो ये बात कही जा रही थी ना कि वक्फ संशोधन पे समर्थन लेकर के जेडीयू को बांध दिया गया है, नीतीश कुमार के रवैये से, तौर तरीके से ऐसा कतई नहीं दिख रहा है। और वही मैंने आपको बताया कि एक जेडीयू के बड़े नेता कह रहे थे माने तो माने, ठीक है, वरना। तो हमने पूछा वरना क्या आप महागठबंधन में चले जाएंगे? तो उन्होंने कहा हम क्यों चले जाएंगे, हम बैठे रहेंगे, वो दौड़े आएंगे। तो मेरी हंसी छूट गई। तो सवाल यह है कि अभी भी जिस कॉन्फिडेंस में जेडीयू जी रही है, क्या आपको लग रहा है इतना सब कुछ होने के बाद भी जेडीयू और ऑप्शन तलाश सकती है, या ये एक बार्गेनिंग तरीका है, आर्म ट्विस्टिंग का तरीका है, क्योंकि केंद्र की सरकार इनके समर्थन पर, इनके बगैर बीजेपी की सरकार बिहार में नहीं बन पाएगी। नीतीश इस बात को भांप रहे हैं, इसलिए उनके लिए सुनहरा अवसर है ज्यादा से ज्यादा बार्गेन कर सके। देखिए, एक सिंपल सी कहावत है ना कि आपको अगर पिस्टल का लाइसेंस चाहिए तो तोप का लाइसेंस डिमांड करिए। तो अभी ये आर्म ट्विस्टिंग ही है। मेरी समझ से दोनों झुकेंगे। बीजेपी को जो परिस्थितियां हैं बिहार की और केंद्र की, केंद्र में जिस ढंग की सरकार है, तो बीजेपी ऐसा नहीं है कि बहुत मजबूत स्थिति में है केंद्र में, और राज्यों में भी ठीक है चुनाव जीतती रही है, लेकिन पहले जैसी लोकप्रियता फिलहाल नहीं है। ऐसी स्थिति में मुझको लगता है कि दोनों झुकेंगे। इसमें फायदा बल्कि जो मुझको लग रहा है कि जो छोटे दल हैं अदर देन बीजेपी एंड जेडीयू, एलजेपीआर हुआ, हम हुआ, बाकी जो हैं वो बल्कि थोड़ा कुछ ज्यादा सीटें लेंगे। जैसे पिछली बार हम 7 सीटों पर लड़ी थी और वो 7 सीटें जेडीयू कोटे से उनको मिली थी, 122 में से 7। तो हमको लगता है कि उन लोगों को थोड़ा बहुत बढ़ेगा। एलजेपीआर को भी कुछ सीटें बढ़ाई जा सकती हैं, और
जो परिस्थितियां हैं उसमें जेडीयू 122-23 की तो बात नहीं है। हाँ, 5-10 सीटें ये भी कम होंगे, 5-10 सीटें बीजेपी भी छोड़ना चाह सकती है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो ऐसे करके ये गठबंधन मिला के लड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि इस बार इंडिया ब्लॉक की तैयारी बिहार में नहीं है, इंडिया ब्लॉक की भी तैयारी बढ़िया है। तो सामने वाले को भी देख के गठबंधन में कुछ कुछ फैसले होते हैं, अक्सर होते हैं और होने भी चाहिए। और गठबंधन का मतलब ही होता है कि कभी जरूरत पड़ने पे थोड़ा तुम तनो, थोड़ा हम तने, और फिर जरूरत पड़ने पे थोड़ा ठीक तुम है, झुको, थोड़ा ठीक हम है, झुके। आप कह रहे हैं तो तुम झुको थोड़ा हम झुकें। पर विनय जी जी ये बताइए कि चिराग की पार्टी कह रही है चिराग चुनाव लड़े, कार्यकर्ता की चाहत है, तो क्या ये एक तरीके से दबाव है या आप एक प्लॉय देख रहे हैं, एक ऐसा मौका देख रहे हैं कि नीतीश ने 123 मांग दिया तो अब बीजेपी चिराग को आगे बढ़ाने लगी है कि नीतीश को काउंटर करने के लिए चिराग को आगे बढ़ाया जाए, और चिराग भी इस तरह की डिमांड रख दें कि नीतीश को पीछे जाना पड़े, या फिर चिराग को उतार करके चिराग की पार्टी लड़ेगी जरूर, लेकिन अगर एनडीए में लड़ती है तो ताकत बढ़ेगी, पर एनडीए खासतौर पर नीतीश के विरोध में चिराग उतर जाएं, ये भी चर्चा बड़ी जोर से होने लगी है, और ऐसा प्रयोग बीजेपी कर सकती है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं देखिए, जब 123 सीट अगर जदयू मांग रही है तो बीजेपी एक ही शर्त पर उसको 123 सीट दे सकती है कि आपके साथ, अपने साथ आप उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को एडजस्ट करिए। उसी 123 सीट में आपको जितनी जितनी सीटें हैं, पिछली बार भी मांझी जी को एडजस्ट करने का काम नीतीश कुमार किए थे, तो उसी आधार पर 130 और इधर 123, इधर जो 120 सीट बचेगी उसमें से कहा जाएगा कि भाई आप चिराग पासवान और बीजेपी अपने में तय कर ले। ये एक फॉर्मूला निकल सकता है। चिराग पासवान का निश्चित रूप से 5 एमपी हैं, तो 30 सीट पर तो स्वाभाविक दावा उनका बनता है, उससे तो कम सीट पर उनका दावा बनता नहीं है, उससे ज्यादा सीट वो चाहेंगे। लेकिन जब आप गठबंधन की राजनीति में हैं तो नीतीश कुमार ये दाव खेल सकते हैं कि बीजेपी अपने कोटे से उनको दो, 120 सीट वो लड़े, 123 सीट पर हम, और तब ये समता पार्टी, ये इनके नीतीश का साथ जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट कर लिया जाएगा। ये फॉर्मूला यहाँ निकल सकता है। और चिराग पासवान का जहां तक सवाल है, तो चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान भी पहली बार 1969 में अलोली से विधायक बने थे। अलोली उनका गृह क्षेत्र है, तो चिराग पासवान के मन में कहीं न कहीं लगता है कि जो मेरा परंपरागत सीट है, जो मेरे पिताजी जहां का प्रतिनिधित्व करते रहे, उन क्षेत्रों से भी मुझे प्रतिनिधित्व करना चाहिए। और इसीलिए जमुई के 2 बार एमपी रहने के बाद, और जमुई में निश्चित रूप से और ज्यादा वोट से तीसरी बार जीतते, उन्होंने अपना प्रतिनिधि खड़ा किया अपने बहनोई को, अरुण भारती को, और अरुण भारती काफी वोट से चुनाव जीतने में कामयाब हुए। यहाँ से चिराग हाजीपुर से लड़ने चले गए और हाजीपुर से वो इस बार सांसद बने और केंद्र में मंत्री बने। चिराग के मन में ये बार बार रहता है ये बात, और कई बार उन्होंने बातचीत में उन्होंने कहा है और हमसे जानना चाहा कि 2005 में किन परिस्थितियों में रामविलास पासवान मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं हुए, क्यों नहीं बने। उनके मन में कहीं न कहीं ये बात रहता है कि 2005 में अगर रामविलास जी चीफ मिनिस्टर बन गए रहते तो बिहार की राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहती, लेकिन उस समय वो पीछे हट गए। और उसके बाद जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो फिर नीतीश कुमार के पीछे बिहार की राजनीति तब से घूमने लगी। तो चिराग पासवान के मन में ये बात है कि बिहार की राजनीति को मजबूती देने के लिए, और पहले भी इस तरह के कई उदाहरण हैं। आपको याद होगा पंकज जी, जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी 77 में, तो प्रकाश सिंह बादल पहले बने थे मंत्री केंद्र में, और जब पंजाब का चुनाव हुआ तो वो वहां के मुख्यमंत्री बनकर चले गए, और फिर उनकी जगह पर सुरजीत सिंह बरनाला मंत्री बने। तो बहुत सारे लोग केंद्र की राजनीति में रहने के बाद बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं। नीतीश कुमार भी लंबे समय तक केंद्र में मंत्री रहे। नीतीश कुमार 6 बार लोकसभा का सदस्य रहे। कई बार 90 में नीतीश कुमार पहली बार बीपी सिंह सरकार में मंत्री बन गए थे।
और फिर 98 में मंत्री बने। लेकिन नीतीश कुमार जब पहली बार 2000 में मुख्यमंत्री बने और केवल 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने, तो नीतीश कुमार ने मुझसे ही कहा था कि भाई हम तो 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने हैं, तो विनय जी हम चाहते हैं कि अपना वेतन 7 दिन का हम निकलवा लें। ये प्रूफ रहेगा कि मुख्यमंत्री के रूप में हम 7 दिन यहाँ काम किए। और लोकसभा को उन्होंने लिख के दिया कि भाई वहां से हम वेतन नहीं लेंगे, हम मुख्यमंत्री के रूप में 7 दिन का वेतन लेंगे। चूंकि एक प्रूफ उनको लगता था, उस समय ये स्थिति थी कि लगता था फिर दोबारा बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। लेकिन राजनीति का चक्र ऐसा चला कि 5 के बाद जब नीतीश कुमार बने तो लगातार तब से आज तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बीच में उन्होंने ही अपनी मर्जी से थोड़े दिन के लिए जीतन राम मांझी को बनाया, फिर गद्दी वापस उन्होंने ले ली। ठीक है। तो आप ये बात कह रहे हैं कि 30 सीट पे बात बनेगी, उससे कम पर बनेगी नहीं, ये बात आप कह रहे हैं। जीतन राम मांझी कितने पे मान जाएंगे? राम बंधु बख्श जी पिछले साल की तरह मान जाएंगे क्या? नीतीश कुमार मना लेंगे क्या उनको 5-6 सीट पर? आपको ऐसा लगता है? खुद तो जीतन राम मांझी कभी 40 बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। जीतनराम मांझी नीतीश कुमार के द्वारा ही मैनेज किए जाएंगे। जदयू अगर जो 123 सीटें मांग रही है, बात बिल्कुल सही है कि वो केवल जदयू को नहीं दिया जाएगा। और जीतनराम मांझी ये चाहते हैं कि पिछली बार की तुलना में उनको ज्यादा मिले, लेकिन जिस तरीके से सीटों को लेकर के तनातनी है और जदयू अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, कम सीटें नहीं लेती है, तो जीतनराम मांझी को ज्यादा सीटें नहीं मिल पाएंगी। और एक बात मैं और आपसे साझा करना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड के बाद, वक्फ संशोधन बिल के बाद एक परिवर्तन ये हुआ है कि नीतीश कुमार जी को लेकर के मुसलमानों में जिस कदर नाराजगी है, तो चुनाव से पूर्व नीतीश कुमार को महागठबंधन में जाने की जो बात है, मुझे लगता है कि अब वो आरजेडी चुनाव से पूर्व उनको अपने गठबंधन में ला करके, अगर किसी कारणवश अगर वहां सीटों का तालमेल नहीं बैठता है, तो लाने का रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि ऐसा करने से महागठबंधन से भी मुस्लिम जो समाज है वो नाराज हो सकते हैं। तो कम से कम मुझे जहां तक मेरी समझ है, अब चुनाव से पूर्व नीतीश कुमार का एनडीए छोड़ने का जो स्पेस है वो वक्त संशोधन बिल के बाद खत्म हो गया है। उनको जो भी सीटें चाहिए या वो जो भी चुनाव लड़ेंगे वो एनडीए में लड़ेंगे। तो ये जो नई चुनौतियां बन रही हैं, वक्त वो संशोधन बिल के बाद एक चुनौती बनी, एक जो बीजेपी कुर्मी समाज की जो रैलियां करवा रही हैं, तो ये भी बता रहा है कि उनके जनाधार में भी अब सेंधमारी बीजेपी की ओर से हो रहा है। तो जो नई कुर्मी समाज की रैली बीजेपी, कुर्मी समाज की रैली बीजेपी करा रही है, तो नेता कौन है? किसको प्रमोट करना चाह रही है बीजेपी? देखिए, उस रैलियों से ही वो नेता बनेंगे। जैसे कि सम्राट चौधरी एक नेता बन के आए हैं, तो लेकिन वो रैलियां तो करवा रही हैं। इससे पहले मतलब 4-5 पटना में जो रैलियां हुई, उससे पहले इस तरह के उदाहरण आपको नहीं देखने को मिलेंगे कि बीजेपी भी कुर्मी समाज की रैलियां करवा रही है। तो अपना नेता बढ़ा रही हैं या अपना जनाधार को बढ़ा रही है कुर्मी समाज में। तो ये जो नई चुनौतियां हैं नीतीश कुमार के कारण, उनमें एक उनकी अपनी एक छवि जो बीमारी कारण बनी है, तो इन सबों के प्रभाव पे पर्दा डालने के लिए भी नीतीश कुमार इस तरीके का आंकड़ा रख सकते हैं कि हमको 130 सीटें चाहिए। मुझे लगता है कि जदयू को पता होगा कि 130 सीटें नहीं मिलेगी, केवल जदयू के हिस्से में नहीं मिलेगी। हाँ, उसमें अगर जीतनराम मांझी या अन्य घटक ठीक है, आप ये बात कह रहे हैं, तो डॉक्टर संजय, ये मान लिया जाए ना कि बिहार में जो पॉलिटिक्स है, खासतौर पर एनडीए का पॉलिटिक्स, उसमें अभी भी पूरे तरीके से दबदबा नीतीश कुमार का ही है। नीतीश कुमार जो चाहेंगे, ज़्यादातर इच्छा उनकी पूरी होगी, नेतृत्व उन्हीं का होगा, मुख्यमंत्री भी वही होंगे। ये जो तमाम तरह की बातें हैं वो महज गॉसिप हैं कि नीतीश नहीं, सम्राट मुख्यमंत्री होंगे तो कोई और मुख्यमंत्री होंगे, इसमें फिलहाल कोई दम नहीं है। नहीं, नीतीश अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो निशांत जी को प्रमोट कर दिया जाएगा, निशांत चेहरे हो जाएंगे। नहीं, पर मुख्यमंत्री के तौर पर या उप मुख्यमंत्री के तौर पर? नहीं, जिस तरह से उनकी ग्रूमिंग की जा रही है, नहीं, उप मुख्यमंत्री के तौर पर अगर नीतीश कुमार जी को रिप्लेस किया जाएगा। वैसे अब तो निशांत ही पलट करके सवाल पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार क्यों नहीं मुख्यमंत्री। आपको कैसे पता? वो तो मीडिया से सवाल पूछ रहे हैं, इसने आपको कह दिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आगे नहीं होंगे।
तो जब ये निषाद जो आध्यात्मिक हैं, वो जब इस तरह के सवाल, राजनीतिक सवाल पूछने लगे हैं और वो भी पलट करके मीडिया से, तो ये तो तय है जो आप सवाल कर रहे हैं कि नीतीश कुमार आज भी बिहार की राजनीति में एनडीए में सबसे भारी पड़ेंगे और नीतीश कुमार को बीजेपी नाराज नहीं करना चाहेगी। तो जब बीजेपी नहीं नाराज करना चाहेगी और नीतीश कुमार अपने मनमाफिक तरीके से चीजों को करवाएंगे, मैं एक बात से सहमत हूँ कि हो सकता है कि 122 123 का फॉर्मूला निकले और निकलता भी इसी तरह से है कि भाई 123 सीट आप ले लीजिए, 122 हम ले लें, इसमें आप इनको एकोमोडेट कर लीजिए, हम इनको एकोमोडेट कर लें। आप कैसे एकोमोडेट कीजिएगा, कैसे मनाइएगा, वो आपका पार्ट है। अब चिराग को कैसे बीजेपी समझाएगी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को कैसे नीतीश कुमार समझाएंगे, ये उनका पार्ट है। इसलिए वो 123 में केवल जेडीयू थोड़े लड़ेगी, उसमें उनको 2 पार्टियां दी जाएगी। अगर 122 होगा तो 122 बीजेपी नहीं लड़ेगी, उसमें चिराग पासवान से लेकर के कोई और व्यक्ति को और एक मुकेश सहनी के लिए भी स्पेस बना करके रखा जाएगा। ये एक निकल सकता है फॉर्मूला, जिसकी संभावना है। पर एक बात जो ये भी निकल रही है कि चिराग और प्रशांत किशोर की भी दोस्ती हो सकती है, इसकी संभावना दिखाई पड़ रही है क्या आपको? तो भूल ही रहे हैं ना भाई, ये क्या कहा जाता है, चिराग कि बिहार बुला रहा है। तो भाई जब बिहार बुला रहा है और प्रशांत किशोर कहते हैं कि चिराग मेरे अच्छे मित्र हैं, चिराग कहते हैं कि प्रशांत मेरे अच्छे मित्र हैं और दोनों एक दूसरे के विजन की तारीफ कर रहे हैं, नीतीश कुमार कितना प्रशांत किशोर से चिढ़े होते हैं और प्रशांत किशोर सीधे सीधे नीतीश कुमार पर किस तरह से अटैक करते हैं, तो परिस्थितियां कुछ भी बन सकती है। बिहार बुला रहा है मतलब कोई एनडीए में थोड़े इस तरह की। विजय सिन्हा ने क्या कहा कि कोई अभिनेता बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। बाकी लोगों ने कहा कि सपना देखने से कोई किसी को थोड़े रोक सकता है। फिर कहा गया कि अरुण भारती के माध्यम से बुलवाया जा रहा है। तो जैसे ही चिराग को लगेगा कि 19% दलित वोट, युवा चेहरा, प्रशांत किशोर जी का साथ, एक समीकरण उधर बनते हुए दिखता है, तो सोच सकते हैं। लेकिन मैं तो लगातार बोल रहा हूँ कि यह वाटर टेस्टिंग है कि चिराग देखते हैं कि हमारे नाम पर किस तरह की प्रतिक्रिया एनडीए में ही आती है। कल ही मुकेश सहनी जी घेरे हुए थे चिराग पासवान को कि इनकी क्या ताकत है बिहार में। ठीक है, तो ये आप चलेगा पोस्टिंग और पोजिशनिंग। ठीक है, क्या ये इस चुनाव में आप देख रहे हैं, श्याम किशोर चौबे जी एक लाइन का जवाब दीजिएगा, आप देख रहे हैं चिराग और उनकी कोई सांठगांठ हो सकती है? किसके साथ? प्रशांत किशोर की। हाँ हाँ, संभव है, राजनीति में कुछ भी संभव है और दोनों फ्रेश चेहरे हैं और वो कर सकते हैं। अगर मनमाफिक सीटें नहीं मिलेंगी तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि केंद्र में तो बने ही हुए हैं, ऐसा तो है नहीं कि प्रशांत किशोर के साथ मिलके अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो केंद्र से उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है सर, चलेगा। चलिए, सवाल ये पॉसिबिलिटी कुछ भी है, लेकिन एक बात जो मैं अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाह रहा था कि पंकज जी एक चीज कहना चाह रहे थे जी कि अभी जो निशांत का बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह का वो वक्तव्य दे रहे हैं, तो अपने को प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि तेजस्वी चिराग पासवान मेरे छोटे भाई हैं, जिस तरह से मंत्रियों के कंधे पर हाथ रख रहे हैं। कल ही एक तस्वीर उभर के आ रही थी, सुमित सिंह के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, तो अपने को एक लीडर के रूप में भी स्थापित करना चाहते हैं। तो उप मुख्यमंत्री क्या, मुख्यमंत्री के भी दावेदार बन सकते हैं। चलिए ठीक है, बहरहाल जो भी हो रहा हो वो तो हम आपको बताते ही रहेंगे, लेकिन हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिली कि नीतीश 123 सीट की डिमांड रख चुके हैं, ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि सिर्फ अपने लिए या कुछ और घटक दलों को भी अकोमोडेट करेंगे। अगर अकोमोडेट नहीं करेंगे तो फिर बीजेपी बाकी बचे 120 सीटों का बंटवारा एलजेपीआर, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ कैसे करेगी। मुझे लगता है ये काफ़ी गंभीर समस्या सामने आएगी बीजेपी के सामने। ऐसे में आगे क्या होता है हम आपको बताते रहेंगे। श्याम किशोर चौबे जी, विनय कुमार जी, रामबंधु बस जी, डॉक्टर संजय कुमार, इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।